केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरा होने को है और सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। कैसे विकास की जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचे, सरकार के सारे मंत्रालयों का जो मूल लक्ष्य है वो यही है। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दूरसंचार और आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी कैसे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रालय के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो कि इस मंत्रालय के मुखिया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सवाल यही कि किस तरह से, जिस तरह से ये बजट भी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करता है, कैसे आईटी और टेलीकॉम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, ये बीता 2 साल को आप किस तरह से देख रहे हैं? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हर सरकार एक कार्यक्रम लाती है, इन कुछ कार्यक्रम बदलाव के हो जाते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री था। ये नेशनल हाईवे प्रोग्राम आया, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सूरत को जोड़ना, 4 लेन 6 लेन से। बहुत लोगों ने विरोध किया। आज जब भी मैं देश में देखता हूँ सड़कें बन गई हैं। और अभी मैं कन्याकुमारी गया था, मेरा कार्यक्रम वहीं हो रहा था जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी की सड़क समाप्त होती है। तो देश को जोड़ा ऐसे जाता है। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी, ये देश को बदलने के कार्यक्रम है। ये डिजिटल इंडिया क्या है? ये देश के डिजिटल डिवाइड को पाटना है हमें। आज इस देश में मिश्रा जी 100 करोड़ मोबाइल फोन है, 40 करोड़ इंटरनेट है, जो मोबाइल पर 60% से अधिक है। और आज देश के 100 करोड़ से अधिक लोग आधार पर हैं। एक बटन क्लिक करिए, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका आई कंटैक्ट, उनका चेहरा सामने आएगा। और ये सब बहुत सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। डिजिटल इंडिया की कल्पना ये है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर भारत के हाथ में, भारतीयों के हाथ में गवर्नेंस उसके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो ये हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते हैं, डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है। और मेरी कल्पना है कि एक बिजली वाला, एक लकड़ी का काम करने वाला, एक लोहे का काम करने वाला, एक राजमिस्त्री, एक पंचर वाला अपने स्मार्टफोन से अपने व्यापार के लिए अधिक संभावनाएं तलाशे। और देश में यह हो रहा है। आज इस देश में 22 करोड़ स्मार्टफोन हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में ये 50 करोड़ हो जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, डेस्कटॉप से लैपटॉप से स्मार्टफोन, सारी सूचना वहाँ उपलब्ध है। तो ये युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। तो ये काम हम कर रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। हम 5 काम कर रहे हैं। पहला, देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। भारत नेट हमने कहा है, पहले नोफन था। और हमारे काम करने के तरीके में और पूर्व की सरकार में क्या अंतर है, उनके 3 साल में जब हम सत्ता में आए थे, सिर्फ 357 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगा था और 2200 किलोमीटर ऑप्टिकल पाइप लगा था। अभी हमारे 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, लगभग 1,40,000 किलोमीटर ऑप्टिकल पाइप लग गया है और 1,15,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लग गया है। 2-3 राज्य पूरे भी हो गए हैं, फिर भी हमको इसको और तेज करना है। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, हम सारे पोस्ट ऑफिस को डिजिटाइज कर रहे हैं। उस पर मैं विस्तार से आऊँगा, काफ़ी बात करनी है। तीसरा, हम क्या काम कर रहे हैं, नेशनल कॉमन सर्विस सेंटर जो महिलाएं चलाती हैं, बाकी चलाते हैं, डिजिटल सेवा, लिटरेसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पासपोर्ट बनाना, आधार कार्ड बनाना, ऐसा काम वो कर रहे हैं। तो उनकी संख्या थी सिर्फ 87,000, आज वो बढ़कर हो 1,57,000। हम इसको 1 लाख और करने जा रहे हैं। चौथा काम क्या कर रहे हैं, रूरल बीपीओ, उसकी चर्चा विस्तार से करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे शहरों में कॉल सेंटर बीपीओ आए। और 5वां काम कर रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क मोबाइल ऑपरेशंस, उसकी पॉलिसी क्लियर कर दी। मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी हो तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से टॉक टाइम, बैंडविड्थ लेकर के गांव में सेवाएं दे सकते हैं। और ये जो हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ला रहे हैं, ये ग्राम पंचायत तक लाएंगे। उसके आगे गांव के अंदर वाईफाई से जाएंगे हम अंदर, समझ गए? जो हिली इलाके हैं वहाँ भी वाईफाई से जाएंगे। तो पूरे भारत को हम डिजिटली जोड़ रहे हैं। किस लिए? शिक्षा आए, स्वास्थ्य आए, इंटरटेनमेंट आए, सूचनाएं आए
और पूरा देश एक हो जाए। मुझे लगता है किसी भी तरह की असमानता को पाटना ही सरकार का सबसे मूल लक्ष्य होता है और होना चाहिए। जो आपने कहा कि टेलीकॉम और दूरसंचार दोनों के ज़रिए आप कोशिश कर रहे हैं जो भी खाई है, जो भी असमानता या अंतर है गाँव में, शहरों में, उसको बीच में पाटने की। आपने बहुत ही एक टॉपिक को छुआ जो है पोस्ट ऑफिसेस का, क्योंकि आईटी टेलीकॉम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं आपके, पोस्ट ऑफिसेस की बात कोई करता नहीं है, जबकि इसमें आपने बहुत बड़े कदम उठाए और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नए सुधार की ओर ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है, क्या दिशा दिख रही है आगे जाते हुए? देखिए, पोस्टल विभाग हमारा लगभग 150 से अधिक पुराना है और हमारे प्रधानमंत्री ने जब पहली बार मंत्री बन के मुझसे बात की थी तो मुझसे एक बात कही थी कि इस देश के डाकिया का ध्यान रखना। वो भारत सरकार का गांव में प्रतिनिधि है, उन्होंने खुद कहा जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और दूसरा, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि रविशंकर, ये बताओ, अगर बिहार यूपी का कोई बंदा केरला मुंबई में काम करता है तो अपनी माँ को अपने गांव में वो पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं? हमने कहा सर, भी तो नहीं हो सकता। कहा ये करके दिखाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें लगभग 25,000 स्थापित हैं बड़े पोस्ट ऑफिस और बाकी रूरल हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? इसके पहले मैंने कहा तुमको अपनी सेवा सुधारना है। स्पीड पोस्ट को मैंने सबसे पहले टाइट किया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि सीएजी ने स्पीड पोस्ट को देश का पूरा सर्वे करके 8 राज्यों में बेस्ट सर्विस डिक्लेयर किया है। उनके रेवेन्यू में 12% का वृद्धि हुई है। उसके बाद हमने क्या किया? सारे उनको कंप्यूटराइज करना शुरू किया। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, मतलब कहीं से कहीं बैंकिंग आप बटन दबा के कर सकते हैं। जब मैं मंत्री बना था तो सिर्फ 230 पोस्ट ऑफिस में हुआ था, अब तक हम 21,000 में कर चुके हैं और आने वाले मई तक हम सारे 25,000 में कर देंगे। सुना है बहुत सारी कंपनियां इनकी तरफ देख रही हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरा, हम काम क्या कर रहे हैं कि हम जितने डाकिया हैं ग्रामीण, उनको एक हैंड हेल्ड डिवाइस देंगे जो सोलर पावर होगा। उसके माध्यम से वो इंश्योरेंस, बैंकिंग, मनी ऑर्डर ये सब कर पाएंगे। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? हम पेमेंट बैंक ला रहे हैं, जहां सिर्फ 1 लाख रुपया देना और लेना होगा। लेकिन चूंकि पोस्टल विभाग का कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना व्यापक विस्तार है कि भारत और दुनिया की 60 बड़ी कंपनियां पोस्टल के साथ रिश्ता बनाने को आतुर हैं। ये कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, बार्कले बैंक, सिटी बैंक, ड्यूश बैंक और भारत के सारे बैंक और सब कुछ। अब आप जान लीजिए कि पोस्टल विभाग को हमने इतना डिजिटाइज करने की कोशिश की है तो कहाँ आगे बढ़ रहा है। और इसका आपको एक बहुत ठोस प्रमाण दे दें, ये हमने ई कॉमर्स में उनको बहुत आगे बढ़ाया। आज देश में ई कॉमर्स लगभग 60% की गति से आगे बढ़ रहा है और इसमें आदेश आते हैं, ऑर्डर मिलता है गांव से, छोटे शहरों से। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर, सोने की ज्वेलरियाँ, कपड़े, किताब, दवाइयाँ। हमने कहा तुम इसको बांटने में लग जाओ। आपको जानकर खुशी होगी, देश को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पार्सल रेवेन्यू 13-14 में 2% डाउन था, 14-15 में 45% अप हुआ और 15-16 में 120% अप हो गया। ये हमने काम किया है। आज हमने 57 जगह नए प्रोसेसिंग सेंटर लगाए हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक टेलीविज़न इंटरव्यू में गया था नोएडा, और नोएडा से फिर गया मैं हापुड़, और हापुड़ से गया मैं एक गांव के पोस्ट ऑफिस में। वहाँ एक लड़की का एक ई कॉमर्स कंपनी का पैकेट आया, उसे वो रिसीव करने आई। हमने कहा बेटा तुमने क्या मंगाया है? कहा मैंने सोने के गहने मंगाए हैं। अब आप देखिए, हमारे पोस्टल विभाग ने ये क्रांति कर दी है। तो मैं और एक बात मैं और करने जा रहा हूँ, सारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिस को मैं कॉमन सर्विस सेंटर बनाने जा रहा हूँ। समझ गया? जहाँ डिजिटल सर्विसेज भी दी जाएगी। तो एक प्रकार से मैंने कॉमन सर्विस सेंटर बताया अलग से, और हमारा रूरल पोस्ट ऑफिस, हर के हाथ में हैंडल डिवाइस, और मैंने जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसको निर्देश दिया है कि तुम ग्रामीण पोस्ट ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर को प्राथमिकता में कनेक्टिविटी दोगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम जानबूझ करके आईटी टेलीकॉम में आज बात गांव की कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये।
ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से, जो कि इस वक्त सरकार की 2 साल की जो उपलब्धियां हैं उस पर तो बात कर रहे हैं, चुनौतियों की भी बात करेंगे, लेकिन बात अभी चल रही है गाँव की। और रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे बड़ा लक्ष्य इस सरकार का दिखता है। आपको लगता है कि ये IT या टेलीकॉम या पोस्ट ऑफिस या जितने भी मंत्रालय आपके हाथ में है, उसके जरिए आप इस दिशा में कुछ ठोस कर पाएंगे? रूरल BPOs को लेकर के हम कुछ अभी खबरें हाल ही में देख रहे हैं। देखिए क्या है, मैं मंत्री बन के बैंगलोर गया था, तो बिहार UP के बच्चे, MP के बच्चे वहाँ मुझसे मिले। मैंने कहा रवि भैया ऐसा कुछ करिए कि हम अपने गांव तरफ लौट सकें। ये बात मुझे बहुत भा गई। मैंने कहा काम करो। अगर आप भारत के पूरे IT प्रोफाइल को देखें, बड़ा सीमित है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जो गुरुग्राम नाम हो गया, चेन्नई, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर। हमने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वहाँ से योजना आई, हमने 48,000 सीट को सेलेक्ट किया है और इनको उन राज्यों में जनसंख्या के अनुसार बांट दिया जो डिजिटली बहुत कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश को मिला 8,800, मतलब 88 कॉल सेंटर। बिहार को मिला 4,400, मतलब 44 कॉल सेंटर। मध्य प्रदेश को 3,500, मतलब 35 कॉल सेंटर। इसी तरह से हम लगभग लाख रुपए सब्सिडी देंगे और हमने जल्दी ही टेंडर करने जा रहे हैं। खाली हमने देश का मिजाज जानने की कोशिश की। 78 कंपनियों ने 190 स्थानों पर 1,25,000 सीट के लिए अपनी रुचि दिखाई। और वो स्थान कौन है? गोरखपुर। उसका मतलब इतनी नौकरियां मिलेंगी? 1,25,000 जो आपने कहा नौकरियां तो सीट हैं। इतनी नहीं, इतनी सीट नौकरियां तो कम से कम 1.5 से 2 लाख प्रत्यक्ष मिलेंगी और आप इनडायरेक्ट लीजिएगा तो वो तो 4-5 लाख जाएंगे। अब आप सोचिए, देवरिया, बदायूं, गोरखपुर, सहारनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, जैसलमेर, जबलपुर, इन जगहों पर अगर कॉल सेंटर BPO शुरू होगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी। और आज काम बहुत है, मनरेगा का काम है, ग्रामीण विकास का काम है, बैंकिंग का काम है, टेलीफोनी का काम है, ई-कॉमर्स का काम है। तो काम बहुत है। हम चाहते हैं उद्यमशीलता आगे आए। तो ये रूरल BPO अपने आप में बहुत ही सफल होगा। हम सब्सिडी भी देंगे और जल्दी ही अप्रैल के अंत तक इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, या मई में टेंडर इसका होगा। और नॉर्थ ईस्ट में हमने एक विशेष आयोजन चलाया हुआ है वहाँ के लिए, BPO के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस, डिजिटल इंडिया, नेशनल कॉमन सर्विस सेंटर, रूरल BPO, मेक इन इंडिया, ये वर्चुअल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ मोबाइल ऑपरेशन, ये सब मिलाकर जगह जगह काम के नए आयाम ढूंढेंगे और लोगों को नौकरी मिलेगी। तो टेलीकॉम पे आते हैं। टेलीकॉम क्षेत्र को लेकर के पिछले 2 साल में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? कुछ हमने चुनौतियां ज़रूर देखी, कॉल ड्रॉप्स को लेकर के देखी। 4G बाज़ार में तो आने को है, लेकिन लोग कहते हैं स्पीड नहीं मिलती है। ये जो एक आम जनता की, एक आम ग्राहक की जो शिकायत है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, उसको आपने किस तरह से, उसकी स्थिति है क्या और दिशा आगे क्या? देखिए, पहली बात जान लीजिए, पहले मेरा काम था संचार भवन की छवि को ठीक करना। संचार भवन जहां मैं बैठता हूं वही बिल्डिंग है जहां 2G घोटाला हुआ था।
तो आज सारे काम ईमानदारी से होते हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो सीधा 1,10,000 करोड़ की देनदारी आई, आज तक के भारत के इतिहास में सबसे अधिक आई। हमने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग शेयरिंग की नीतियां बना दी। टेलीफोन के क्षेत्र में हाईएस्ट पूंजी निवेश विदेश में हुआ है इस बार पिछले 5-6 साल में। हमने जो कॉल ड्रॉप की आपने बात बताई तो पहले, और इंटरनेट के पेनिट्रेशन की, तो जो ऑप्टिकल फाइबर नेट लग रहा है उससे चीज़ें सुधरेंगी। 4G आएगा, उससे स्थिति सुधरेगी। ये समस्या क्या थी कि कई ऑपरेटर्स इसको प्राथमिकता में नहीं देखते थे, और मैंने साफ साफ कहा था कि इस देश में मोबाइल के विस्तार में जहां प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा काम किया है, वहीं सेवा भी अच्छी हो, ये भी आपका काम है। तो मैंने थोड़ी सी उनसे बात भी की, उनको समझाया भी, थोड़ी सख्ती भी की। आजकल मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने 65,000 नए BTS देश में लगाए हैं, मतलब टावर्स, टावर और उस पर BTS जो ट्रांसमिशन होता है, पिछले 4-5-6 महीने में। और दिल्ली में 4,000 लगाए हैं। स्थिति सुधरी है और सुधरने की ज़रूरत है। दूरदर्शन के माध्यम से मुझे एक बात और कहनी है। एक बिना मतलब का हवा चलता है कि इस टावर से कैंसर होता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने विस्तार से इसका अध्ययन किया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30,000 सैंपल की स्टडी करके पाया है कि इसका कोई स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप जाते हैं एक्सरे कराने तो वहाँ रेडिएशन होता है, आपका मोबाइल बजता है तो रेडिएशन होता है। तो इसलिए, और मुझे एक चिंता और हुई है, ये अमेरिका में विषय नहीं है, ये इंग्लैंड में विषय नहीं है, ये चाइना में नहीं है, ये बाकी यूरोपियन कंट्री, जर्मनी में नहीं है, ये हिंदुस्तान में कहाँ से आ गया? हर जगह टावर की ज़रूरत है। कहीं उसको वो पेड़ की शक्ल दे देते हैं, कहीं उसे वो छुपा लेते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बकवास है। और एक बात समझें, अगर टावर नहीं लगने देंगे तो सुनवाई अच्छी नहीं होगी। बहुत सीधा सवाल है। इसलिए मुझे लगा कि ये विषय, अब कई जगह लोग टावर उखाड़ देते हैं, इससे कैंसर हो जाता है, इसका कोई, और आपकी जानकारी के लिए 6 हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है, रिजेक्ट किया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो IIT और डॉक्टरों की कमेटी बनाई थी प्रोफेसर्स की, उन्होंने कहा इसका कोई आधार नहीं है। तो मुझे लगा कि इसको बहुत विस्तार से बता दूं, तो ये एक बदलाव मैं करने जा रहा हूं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। सैमसंग के 2 नए मोबाइल का उद्घाटन करके आ रहा हूं, जो भारत में बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। हर साल 10 लाख बनाएंगे, आगे इसको 1 करोड़ करेंगे। जब मैं मंत्री बना था मिश्रा जी, तो भारत में सिर्फ 11,200 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ था। आज 1,21,000 करोड़ का हो गया है। और दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां, फॉक्सकॉन हो, सैमसंग हो, बाकी हो, वो मोबाइल बना रही हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रही हैं, ऑटोमोबाइल स्पेयर्स बना रही हैं, सोलर पावर बना रही हैं, LED लाइट्स बना रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत आगे बढ़ रहा है। और आज जब दुनिया का बाजार मंदा है तो भारत में सबसे अधिक पूंजी निवेश भी हो रहा है। इसमें हजारों क्या लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ही सिर्फ 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो हम उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो आज कह, और एक बात और हम कहेंगे, ये भी आपके दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है, IT का जनता के लिए उपयोग कैसे हो, ये हमने बहुत काम कराया। ये तो चूँकि डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उस पर हम आने वाले थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डिजिटल इंडिया कैसे गांव तक पहुंच रही है और कैसे सरकारी सेवाओं में उसका इस्तेमाल हो, जिसे हम ई-क्रांति कह रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी
कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा विमल हरिया सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। दूरसंचार के क्षेत्र में हमने एक जो सबसे बड़ा उदाहरण देखा वो देखा पारदर्शिता का, जिस तरह से स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ और एक अपने आप में एक मिसाल। ऐसा ये भी सुनने में आ रहा है कि फिर से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने जा रहा है, क्या उसको लेकर के आपने कुछ तैयारी की है? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ सारे फैसले ईमानदारी से होते हैं। मैं आपका स्वागत करूंगा, मेरे संचार भवन में आइए, वहाँ आपको एक भी बिचौलिया दिखाई नहीं पड़ेगा। जो काम होना है वो ईमानदारी से होगा, जो काम नहीं होना है वो किसी दबाव में भी नहीं होगा। ये मंत्र लेकर हम लोग चलते हैं और मुझे अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व बहुत ही गर्व है कि हम लोग इस ईमानदारी से काम करते हैं। अब देखिए, क्या स्पेक्ट्रम का फिर ऑक्शन करेंगे? जुलाई अगस्त के महीने में करने का सोच रहे हैं। अभी हमने ट्राई के पास भेजा हुआ है, ये तो हमारी सतत प्रक्रिया है। अब स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ये क्या मतलब है? आप मोबाइल कंपनी है, आपके पास बिजनेस नहीं है, स्पेक्ट्रम है, तो आप दूसरे को बेच दीजिए, शेयर कर लीजिए। ये नीति 10 साल से पेंडिंग थी, हमने उसको क्लियर कर दिया। तो हमने काफ़ी नीतिगत बदलाव बहुत किया है देश में, पूरे इस क्षेत्र में। विकास के लिए जो जो नीतिगत निर्देश चाहिए थे, जो 8 साल से 10 साल से 5 साल से पेंडिंग थे, हमने सबको क्लियर कर दिया है। और आज हम हमेशा कहते हैं, अगर विकास के लिए और भी कुछ बदलाव की ज़रूरत होगी, ड्यूटी को हमने डिफरेंशिएट किया, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड को स्थापित किया ताकि लोग शोध कर सकें। और एक बात और बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने पीएचडी का कोर्स शुरू किया है। उसमें हम लगभग 400 करोड़ रुपया का सहयोग करते हैं और लगभग 500-600 बच्चे 60 यूनिवर्सिटी में अपने को इनरोल किया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है तो बच्चों को पीएचडी भी कराना है ताकि अच्छे लोग काम कर सकें। तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो पारदर्शी तरीके से काम करना हो, सब एक साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि हम सरकार को इस मोबाइल पे लाना चाहते हैं और जितनी भी सेवाएं जुड़ी हुई हैं सरकार के साथ आम जनता की, वो कब तक मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आएंगी, आईटी प्लेटफॉर्म पे आएंगी, और कहाँ तक काम पहुँचा है इस लक्ष्य को लेकर के? हमारा एक माई गव पोर्टल है, देश के लगभग 20 लाख लोग उस पर हैं, विकास के लिए अपना सुझाव देते हैं। ये जनधन नाम उन्होंने दिया था। ये स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चश्मा उन्होंने बना के दिया था। एम्स में दिखाने के लिए बिहार, यूपी से, बाकी से लोग आते हैं। उन्होंने एक पोर्टल बनवाया हमसे। आप एट ए क्लिक ऑफ ए बटन अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, आपको तारीख मिल जाएगी। स्कॉलरशिप पोर्टल हमने बना के दिया आईटी से, लगभग 9 विभागों के स्कॉलरशिप एक बटन पर आपके सामने आ जाएंगे। ये जीवन प्रमाणम क्या है? आप रिटायर करते हैं तो आपको हर साल नवंबर में स्थापित करना पड़ता है कि आप जीवित हैं। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटली अपने को साबित कर सकते हैं उस पोर्टल पर कि हम जीवित हैं, मेरा पेंशन जारी रखिए। क्लाउड को हमने लिबरलाइज किया है, अपना सर्टिफिकेट लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वहाँ डाल दीजिए, आपका इंटरव्यू में जाएंगे, बटन दबाइए, हुआ उपलब्ध हो जाएगा। तो डिजिटल सेवा के माध्यम से जितना जनोपयोगी हम काम कर सके वो हम काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपने सर्विसेज की बात किया, कई जगह पोस्ट ऑफिस से प्रदेश सरकारें अपनी सर्विसेज दे रही हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, बाकी जगह, कई जगह आपके ई गवर्नेंस में कई सर्विसेज डिलीवर हम कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों को भी करना चाहिए। आज देश में ज़मीन का रिकॉर्ड डिजिटल हो, कास्ट सर्टिफिकेट, इरिगेशन सर्टिफिकेट, ये सब डिजिटली, ये हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कई प्रदेश सरकारें अच्छा कर रही हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कई और को साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं यही बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का एक निर्देश था, IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, भारत की प्रतिभा, इंडियाज टैलेंट, प्लस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू IT, इंडिया टुमारो, भारत का भविष्य। ये सोच हम लोग की है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और चूंकि हम लोग उन कैबिनेट मीटिंग्स का कोई भी हिस्सा नहीं होते हैं,
प्रधानमंत्री की सोच क्या होती है जब वो डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, जब आप लोगों से डिस्कस करते हैं, तो उनका अपना विज़न क्या है? और जिस तरह से वो बार बार कई इंटरनेशनल फोरम से भी कहते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भारत शायद दुनिया को एक सोल्यूशन दे सकता है, तो उनका अपना विज़न क्या है आपके ज़रिए थोड़ा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सही कहा। इंटरनेट मानवीय मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी खोज है, इसका हम स्वागत करते हैं। इंटरनेट सबों के लिए उपलब्ध हो, लोकतांत्रिक हो, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। आतंकवादी, चरमपंथी, आईसिस टाइप के लोग, कुछ लोग हैकिंग करते हैं। तो पीएम की हमेशा कोशिश रही है कि साइबर सिक्योरिटी रक्तविहीन क्रांति है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा की पूरी कोशिश करनी है। और भारत में हम लोग इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कई हमने सिस्टम बनाए हैं और दुनिया से भी हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी हो रहा है ताकि साइबर अधिक सिक्योर रहे, आईटी सुरक्षित रहे। बीएसएनएल को लेकर के एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। पिछली जो एनडीए सरकार थी उसमें बीएसएनएल को हमने प्रॉफिट में देखा था। मैं लगातार इस चीज़ को जब कवर कर रहा था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 में गई तो बीएसएनएल 10,000 करोड़ के फायदे में था। जब 10 साल बाद हम लोग मोदी जी की अगुवाई में सरकार में लौटे तो बीएसएनएल 8,000 करोड़ के घाटे में था। यही कहानी है, इसको ठीक करना था। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, 1 साल 8 महीने में बीएसएनएल पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया 672 करोड़ के। आज आपका लैंडलाइन रात के 9 बजे सुबह 7 बजे तक फ्री है, उसके राजस्व में 4% की वृद्धि हुई है। और पिछले साल मार्च अप्रैल तक जब हर महीने उनके 6-7 लाख कस्टमर आते थे, आज वो 22 लाख आ रहे हैं। और वो तूफान आता है तो फ्री मोबाइल भी देते हैं चेन्नई में और कश्मीर में। भूकंप आता है नेपाल में, तभी वो इंटरनेशनल कॉल को लोकल करते हैं। तो अपने पब्लिक ऑब्लिगेशन भी वो कर रहे हैं, जैसे पोस्टल भी कर रहा है। मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में गरीब महिलाओं के बच्चियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पोस्टल विभाग ने 84 लाख अकाउंट खोले हैं और बाकी सारे बैंकों ने सिर्फ 4 लाख खोले हैं। ये काम हम करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं अलग अलग मंत्रालयों में और किस तरह से एक योजना दूसरी योजना से बिकती हुई एक दूसरे को सहयोग करती हुई चली जाती है, वो एक सरकार की एक नई जो कार्य दिशा है, उसमें हमें बहुत खुशी होती है जानकर के। वक्त प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार टुकड़ों में नहीं चलती, एक साथ चलनी चाहिए, वही हम काम कर रहे हैं। कि हम 2 साल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा विजन जो आपने शुरू किया था थोड़ा अधूरा रह गया है, बाकी अभी 3 साल में आपको काम करना है, आगे जाते हुए आपका विजन, आपका फोकस, आपका लक्ष्य? पिछले साल 11 करोड़ मोबाइल फोन भारत में बना है, 11 करोड़, 80% आगे बढ़ा है। मैं चाहता हूँ ये 11 करोड़ 40 करोड़ हो जाए, पोस्टल विभाग पूरा हो जाए, और जैसे हाईवे बने नेशनल हाईवे, उसी तरह हमारा इंफॉर्मेशन हाईवे हर जगह बने। यही हमारी कोशिश होगी। 2 साल में आज बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन आ गया, भारत तरक्की के रास्ते पर है। और आप देखेंगे डिजिटल इंडिया से देश को हम एक मजबूत इंडिया बनाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को और भारत के पूरे व्यक्तित्व को। आपके दिल के ज़्यादा करीब कौन है, टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या पोस्ट ऑफिस? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मुझे जो भी काम देते हैं सब करते हैं और मेरी कोशिश है कि मैं सबको आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने बताया पोस्टल चमक रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आगे बढ़ रहा है बहुत कस के, टेलीकॉम ठीक हो रहा है और आईटी में तो गति बहुत ही तेज है। सबको मिलाकर आगे करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया हमें वक्त। धन्यवाद जी।